नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी डीके में। और आज हम देखने वाले हैं यहाँ पर सीटेट ऑनलाइन एग्जाम में पूछे गए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के प्रश्नों का समावेश। और यहाँ पर इसकी सीरीज हमारी चल रही कंटिन्यू, और इसमें उसी के अगले भाग से हम यहाँ पर शुरू करने वाले हैं। और ये क्वेश्चन आपको आने वाले सीटेट एग्जाम दिसंबर 2022 के लिए काफी हेल्पफुल रहेंगे। तो आइए और बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर, देखते हैं आज के हमारे सीडीबी से संबंधित मोस्ट टाइम क्वेश्चन जो कि विगत प्रीवियस ईयर वर्षों में यहाँ पर ऑनलाइन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। देखिए किस प्रकार के प्रश्न यहाँ पर पूछे गए थे। फर्स्ट है, इसमें एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को प्रश्न का उत्तर देने के लिए सहज अनुमान लगाने के लिए रिक्त स्थान करना चाहिए। तो यहाँ पर शिक्षक को क्या करना चाहिए अनुमान लगाने के लिए? तो यहाँ पर है प्रोत्साहित, अनदेखा, दंडित या अवरुद्ध। तो यहाँ पर आप बहुत आसानी से इसका उत्तर निकाल सकते हैं, क्योंकि एक ही यहाँ पर पॉजिटिव इसमें उत्तर हमारा निकल के आ रहा है। प्रोत्साहित करना, उसे इनकरेज करना, ये शिक्षक को यहाँ पर करना चाहिए। फर्स्ट विकल्प जो होगा उसमें यहाँ पर उत्तर हो जाता है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न होगा यहाँ पर, विद्यार्थियों को हाल ही में सिखाए गए संप्रत्यय पर विस्तारण में मदद करते समय निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? तो शिक्षक को यहाँ पर किससे बचना चाहिए? विभिन्न उप संप्रत्ययों के बीच संबंध को क्रियान्वित करने के से, या फिर संप्रत्यय के उदाहरण और गैर उदाहरण बनाना, अभिग्रहित जानकारी को नई समस्याओं पर लागू करना, बोर्ड पर लिखना, विद्यार्थियों से इसे बिना समझे नकल करने के लिए कहना। तो देखिए यहाँ पर यदि हम बात करें तो बोर्ड पर लिखना और विद्यार्थियों को इसे बिना समझे नकल करने के लिए कहना, इससे शिक्षक को यहाँ पर बचना चाहिए। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो होगा यहाँ पर उत्तर होगा। आगे देखिए, किस तरह के पाठ्यक्रम को लागू करके विद्यार्थियों की विफलता को कम किया जा सकता है? जो उनके सामाजिक संदर्भों से जुड़ा हो, जो अत्यधिक चुनौतीपूर्ण और जटिल हो, या फिर जो उनके दैनिक जीवन के लिए अप्रासंगिक हो, जो अमूर्त से सरल की ओर बढ़ता हो। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि किस तरह का पाठ्यक्रम लागू करके विद्यार्थी जो विफल हो रहे हैं उनकी विफलता को कम कर सकते हैं। तो देखिए हम यहाँ पर बच्चों से जो उनके सामाजिक संदर्भ से जुड़ा हुआ पाठ्यक्रम यदि रहेगा तो बच्चों की विफलता को कुछ हद तक यहाँ पर कम किया जा सकता है। और इसके लिए यहाँ पर फर्स्ट विकल्प जो रहेगा वो इसमें हमारा उत्तर होगा, कनेक्टेड टू देयर सोशल कॉन्टेक्स्ट। तो यहाँ पर फर्स्ट विकल्प इसमें उत्तर होगा। आगे देखिए, अगला प्रश्न आता है, सार्थक सीखने के लिए निम्न में से क्या महत्वपूर्ण होगा? तो यहाँ पर है, कक्षा में प्रतिस्पर्धी संस्कृति का विकास करना, बच्चों के विचारों और अनुभवों को जगह देना, या फिर जानकारी को पृथक खंडों में प्रस्तुत करना, ऐसे उदाहरण देना जो विद्यार्थी के सामाजिक संदर्भ से संबंधित नहीं है। देखिए हम यहाँ पर बात सार्थक सीखने के लिए कर रहे हैं, और सार्थक सीखने के लिए निम्न में से यहाँ पर जो महत्वपूर्ण होगा वो इसमें रहेगा, बच्चों के विचारों और अनुभवों को जगह देना। ये यहाँ पर काफी ज्यादा महत्वपूर्ण इसमें रहेगा। तो ऑप्शन सेकेंड यहाँ पर उत्तर होगा इसमें। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आता है, विद्यार्थियों को नए संप्रत्यय पढ़ाते समय शिक्षक को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? उन्हें दिए गए उदाहरणों में से सामान्य गुण खोजने के लिए कहें, उस संप्रत्यय से संबंधित गैर संबंधित उदाहरण प्रस्तुत करें, या पहले जटिल उदाहरणों को प्रस्तुत करें और फिर सरल की ओर बढ़ें और नई जानकारी को पिछले ज्ञान से जोड़ना। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि विद्यार्थी को जब हम नया संप्रत्यय पढ़ाते समय शिक्षक को किससे यहाँ पर बचना चाहिए? तो देखिए यदि विकल्प 3 की बात करें तो इससे बचना चाहिए, जिसमें बताया है कि पहले जटिल अवधारणाओं को प्रस्तुत करे फिर सरल की ओर बढ़े, इससे शिक्षक को बचना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 जो होगा यहाँ पर इसमें उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़े, तो अगला प्रश्न आता है, विशिष्ट जानकारी के स्मरण पर आधारित प्रश्नों का उत्तर देने के बाद एक विद्यार्थी इस बात पर विचार कर रहा है कि इस कार्य में किन संकेतों ने उसकी मदद की है। ऐसा करने से विद्यार्थी रिक्त स्थान का विकास यहाँ पर कर रहा है, विलंबित नकल का, आत्मकेंद्रिता, अभिसंज्ञान का, या फिर है अति औचित्य का विकास यहाँ पर कर रहा है। तो विद्यार्थी यहाँ पर जो है, जब स्मरण के आधार पर आधारित प्रश्नों का उत्तर देने के बाद विद्यार्थी इस बात पर विचार कर रहा है कि इस कार्य में किन संकेतों ने उसकी मदद की, तो विद्यार्थी यहाँ पर अभिसंज्ञान का विकास कर रहा है, मेटा कॉग्निशन का प्रयोग कर रहा है। ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो यहाँ पर इसमें उत्तर होगा। आगे देखिए, लक्ष्य प्राप्त करने के चरण दर चरण निर्देश को रिक्त स्थान कहा जाता है। कलन विधि, स्वतः शोध प्रणाली, या साधन लक्ष्य विश्लेषण स्मृति सहायक विधि। तो यहाँ पर इसे हम कलन विधि के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा यहाँ पर इसका उत्तर होगा, एल्गोरिथम इसे कहा जाता है। ऑप्शन फर्स्ट। आगे देखिए, विद्यार्थियों के बीच भ्रांतियां
उनके बारे में क्या बतलाती है? तो विद्यार्थियों के बीच भ्रांतियां उनके बारे में क्या बतलाती है? अत्यंत गलत और तर्कहीन सोच प्रक्रिया, उच्च क्रम की भावनात्मक और बौद्धिक क्षमताएं, अवधारणाओं के बारे में भोली और सहज समझ, या फिर गंभीर संज्ञानात्मक कमियां और तंत्र संबंधी यहाँ पर विकार। तो देखिए विद्यार्थियों के बीच में जो भ्रांतियां उनके बारे में क्या बतलाती है? अवधारणाओं के बारे में भोली और सहज समझ को यहाँ पर वो बताती है। ऑप्शन नंबर थर्ड जो होगा यहाँ पर उत्तर होगा। चलिए आगे देखें तो निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति विद्यार्थियों में गर्व का कारण बन सकती है? जब असफलता का कारण स्वयं को माना जाता है, जब असफलता का कारण दूसरों को माना जाता है, जब सफलता का कारण स्वयं को माना जाता है, या जब सफलता का कारण दूसरों को माना जाता है। तो देखिए यहाँ पर कौन सी स्थिति गर्व विद्यार्थियों में गर्व का कारण बन सकती है? जब सफलता का कारण स्वयं को माना जाएगा तभी हमें प्राउड फील होगा, यहाँ पर गर्व का कारण ये बनेगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर होगा। When success is seen as caused by oneself, ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर होगा इसके लिए उत्तर। हावर्ड गार्डनर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सही है? तो सही कथन की पहचान करना है, बुद्धिमत्ता को परिपोषित व विकसित नहीं किया जा सकता। हर व्यक्ति में विविध प्रकार की बुद्धिमत्ताएं होती है। उपलब्धि बुद्धिमत्ता का सफल पैमाना है, या फिर एक खास वर्ग के व्यक्ति दूसरे वर्गों के व्यक्तियों से ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन जो है हमें हावर्ड गार्डनर के अनुसार यहाँ पर देखना है, और हावर्ड गार्डनर जो है वो उनका कहना है कि हर व्यक्ति में विविध प्रकार की बुद्धिमत्ताएं जो हैं वो पाई जाती है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हर व्यक्ति के अंदर जो है विभिन्न प्रकार की या विविध प्रकार की जो बुद्धिमत्ताएं जो है वो पाई जाती है। चलिए आगे देखते हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है? आंतरिक प्रेरणा से संबंधित यहाँ पर हमें देखना है, मुझे पढ़ाई करनी चाहिए क्योंकि यह संप्रति की समझ बनाने के लिए जरूरी है। मुझे शिक्षक द्वारा दंड से बचने के लिए अध्ययन करना चाहिए। मुझे प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए कुछ अध्ययन करना चाहिए, या मुझे अपने साथियों से प्रशंसा और प्रभुत्व प्राप्त करने के लिए अध्ययन करना चाहिए। देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न यहाँ पर ये है ना। ये प्रश्न हमारे खुद के लिए भी एक आंतरिक प्रेरणा का प्रश्न हो सकता है कि जब हम कोई भी काम करते हैं तो हमें आंतरिक यदि प्रेरणा मिलेगी तो उसकी पहचान यहाँ पर कैसे की जा सकती है? तो देखिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि आंतरिक प्रेरणा से संबंधित है। तो देखिए यहाँ पर दंड जो है ये यहाँ पर बाहरी प्रेरणा है, बाह्य प्रेरणा है। प्रतियोगिता में प्रथम स्थान आना ये भी एक बाह्य होगा, और प्रशंसा प्राप्त करना यानी कि साथियों से प्रशंसा प्राप्त करना ये भी एक बाह्य प्रेरणा है। तो आंतरिक प्रेरणा मतलब खुद जो है मुझे पढ़ाई करनी चाहिए क्योंकि यह संप्रति की समझ बनाने के लिए जरूरी है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही यहाँ पर इसमें आंतरिक अभिप्रेरणा से संबंधित रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो बच्चों के विकास का जो क्रम होता है यहाँ पर अमूर्त से मूर्त की तरफ होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर, पैरों से सिर की ओर, या फिर हाथ पैर से केंद्र की ओर होता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं बच्चों का विकास का क्रम सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। सेकंड विकल्प जो होगा वो यहाँ पर उत्तर होगा। आगे देखिए कथन है यहाँ पर, वह बच्चा जो उत्तम या उच्च था, ये यहाँ पर मिसप्रिंट होगा थोड़ा सा, उच्च है, उच्च आय वाले परिवार से है, और उन बच्चों से अपना दिन बहुत अलग बिताते हैं जो निम्न आय वाले परिवार से हैं। तर्क यहाँ पर दिया है, बचपन की संकल्पना सार्वभौमिक नहीं है तथा बचपन में बहुत विविधता है। इसमें हमें सही विकल्प का इसमें चयन इसमें करना है। तो देखिए यहाँ पर सही विकल्प का चयन करें। क्या ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की, या फिर ए आर दोनों सही है लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है ए की, या ए सही लेकिन आर गलत है, ए आर दोनों गलत है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ए और आर दोनों ही सही है और आर यहाँ पर सही व्याख्या करता है ए की। तो फर्स्ट विकल्प इसमें उत्तर हो जाता है। अगला प्रश्न आता है, एक बच्चा पहले अपने हाथ से बॉल जैसी बड़ी चीजों को पकड़ना सीखता है, उसके बाद चिमटी से पकड़ का इस्तेमाल करके एक मटर उठाना सीखता है। यह उदाहरण विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? तो यहाँ पर शीर्षगामी, समीप, दुराभिमुख, या फिर है साम्य धारण, या फिर है संरक्षण। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये समीप दुराभिमुख सिद्धांत की को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो सेकंड होगा ये हमारा इसमें सही उत्तर होगा। चलिए आगे देखिए, फिर कथन से संबंधित क्वेश्चन है। कथन, बच्चे अपने समाज के बारे में जानकारी, कौशल, मूल्य और रीतियों को केवल अभिभावक से सीखते हैं, और तर्क दिया है इसके पीछे,
बच्चों का समाजीकरण एक सरल रैखिक प्रक्रिया है। यहाँ पर सही विकल्प हम कैसे चुन सकते हैं कि क्या दोनों सही है, दोनों गलत हैं, या एक सही है गलत है, और ये क्या तर्क इसके पीछे जो तर्क दिया जा रहा है ये तर्क सही व्याख्या करता है इसकी। तो देखिए, बच्चे अपने समाज के बारे में जानकारी, कौशल, मूल्य, रीतियां केवल अभिभावक से सीखते हैं। तो सिर्फ अभिभावक ही बच्चों का समाजीकरण नहीं करते हैं, है ना। बच्चा हमेशा जिंदगी भर अपने घर में ही नहीं रहता है, वो बाहर के माहौल में भी सीखता है, और उसका जो समाजीकरण होता है, जानकारी होती है, कौशल होते हैं, रीतियां होती हैं, वो अपने समाज से, अपने गांव से, अपने शहर से, ये ना, अपने देश से, बहुत जगहों से ये बातें बच्चा सीखता है। तो निश्चित रूप से सिर्फ अभिभावक ही इसके लिए जिम्मेदार नहीं होते। घर में जब तक बच्चा रहता है, यानी कि जो शुरुआती दौर उसका होता है, तब तक बच्चे अभिभावक से सीखते हैं। उसके बाद जैसे बड़े हो जाते हैं, विद्यालय जाते हैं, विद्यालय से सीखते हैं, कॉलेज से सीखते हैं, बहुत जगहों से सीखते हैं। तो यहाँ पर ये इसमें गलत होता है। अब देखिए, बच्चों का समाजीकरण एक सरल और रैखिक प्रक्रिया है, सही है, तो ये भी इसमें सही नहीं है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि दोनों ही कथन जो है वो यहाँ पर गलत है, और उसके लिए बन जाता है ऑप्शन नंबर 4 जो कि ए आर, दोनों यहाँ पर गलत है। किस अवस्था में बच्चे वस्तु स्थायित्व की समझ को बना लेते हैं, परंतु ये नहीं समझ पाते कि क्रियाएं परिवर्तनीय है और उनके निर्णय चीजों की मौजूदा दिखावट पर निर्भर करते हैं। तो यहाँ पर हम उस अवस्था को पहचानना है जहां पर बच्चे वस्तु स्थायित्व को समझ तो बना लेते हैं, परंतु ये समझ नहीं पाते कि क्रियाएं परिवर्तनीय हैं। तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर रहेगा वो संवेदी चालक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, अमूर्त। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो होती है वो इसमें बात की जाती है, जिसे हम प्री ऑपरेशनल भी कहते हैं। चलिए आगे देखिए, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था बच्चों के लिए शिक्षक को मूर्त संसाधन व बहुत सी दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करना चाहिए, जटिल पदानुक्रमित संबंधों को दिखाते हुए चित्रों का प्रयोग करना चाहिए, अमूर्त समस्याओं पर काम करने के लिए कहना चाहिए, परिकल्पनात्मक सोच वाली समस्याओं को सुलझाने के लिए मौके मुहैया कराना चाहिए। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो होती है वहां पर बच्चों के लिए शिक्षक को मूर्त संसाधन व बहुत सी दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर हो जाता है इसके लिए उत्तर। निम्नलिखित में से पाठ का सही उदाहरण क्या है? सवालों के जवाब बताना, संकेत व इशारे देना, भौतिक पुरस्कार देना, उद्दीपन प्रतिक्रिया के अनुकूलन को सक्रिय करना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि पाठ, जिसे हम इसके फोल्डिंग के नाम से भी जानते हैं, है ना। तो यहाँ पर सवालों के जवाब देना, संकेत व इशारे देना या भौतिक पुरस्कार देना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं संकेत व इशारे देना, ये हमारा इसमें यहाँ पर उत्तर होगा इसके फोल्डिंग के लिए। चलिए ऑप्शन नंबर सेकेंड यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूरे देश के लिए प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को निर्देश के माध्यम से प्रस्तावित करती है? हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत या मातृभाषा घर की भाषा? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूरे देश के लिए प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को निर्देश के माध्यम से प्रस्तावित करती है? तो मातृभाषा को यहाँ पर प्रस्तावित करती है। घर की भाषा जो होगी बच्चों के लिए, मदर टंग जो होगी, होम लैंग्वेज होगी, वो यहाँ पर यूज करने के लिए प्रस्तावित की है, करती है। ऑप्शन नंबर 4 तो यहाँ पर उत्तर होगा। आगे देखिए, बैठने की व्यवस्था में लचीलापन अधिगमकर्ताओं का समूह में कार्य करना किस कक्ष की विशेषताएं हैं? देखिए, बैठक व्यवस्था में लचीलापन, बच्चे कैसे बैठ सकते हैं? अधिगमकर्ताओं का समूह में कार्य करना, यानी कि एक समूह के रूप में उन्हें कार्य करना, कौन से कक्ष की विशेषता होती है? व्यवहारवादी कक्षागत, सामाजिक संरचनावादी, शिक्षक केंद्रीय या पाठ्य पुस्तक केंद्रीय कक्ष। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ऐसी जो कक्षा होगी जहां बैठने में लचीलापन होगा और साथ में समूह में कार्य करने की व्यवस्थाएं होंगी, तो वो सामाजिक संरचनावादी कक्ष यहाँ पर रहेगा। उसी की विशेषताओं में ये आते हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर होगा। आगे देखिए, किस प्रकार का शिक्षा शास्त्र एक शिक्षक को अपनी कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखने में मदद करेगा? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं मानकीकृत व एक समान, पूरी तरह से परीक्षाओं पर केंद्रित या पूरी तरह से पाठ्य पुस्तकों पर केंद्रित या संलग्न व संदर्भित। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं किस प्रकार का शिक्षा शास्त्र एक शिक्षक को अपनी कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान रखने में मदद करेगा? तो निश्चित रूप से यहाँ पर संलग्न व संदर्भित, ऑप्शन नंबर फोर्थ जो होगा, ये संलग्न और संदर्भित शिक्षा शास्त्र एक शिक्षक को अपनी कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान रखने में मदद करेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? रटने की क्षमता का परीक्षण, पुनरुत्पादन व याद रखने की क्षमता को नापना, बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना, पूरे देश में बच्चों की तुलना करने के मापदंड को बताना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं
कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का जो उद्देश्य यहाँ पर रहेगा वो इसमें रहेगा बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना। ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो यहाँ पर रहेगा इसके लिए उत्तर। समावेशन का क्या अर्थ है? समावेशन सभी विद्यार्थियों को का उनकी सामाजिक पहचान से निरपेक्ष होकर अपनाना, अनुचित प्रयास व अलगाव पैदा करने वाली बाधाओं को अनदेखा करना, भेदभाव को बहाना देना, मतभेदों के प्रति असहिष्णुता रखना या भागीदारी और जुड़ाव की समान अवसर यहाँ पर देना। तो देखिए हम समावेशन की बात कर रहे हैं और समावेशन जो होता है वो सभी विद्यार्थियों का उनकी सामाजिक पहचान से निरपेक्ष होकर के सभी को अपनाना यहाँ पर समावेशन रहेगा। ऑप्शन फर्स्ट इसमें उत्तर होगा। विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों को सफलतापूर्वक सम्मिलित करने के लिए शिक्षक को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? और विद्यार्थियों को पहचाने और उनका सम्मान करें, प्रभुत्वशाली समूहों के अनुभवों को प्राथमिकता है, शिक्षण की सामग्री में विविधता को शामिल करें और कक्षा में सांस्कृतिक संवेदनशीलता का अभ्यास करें। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों को सफलतापूर्वक सम्मिलित करने के लिए शिक्षक को यहाँ पर किससे बचना चाहिए? तो प्रभुत्वशाली समूहों के अनुभवों को प्राथमिकता है, इससे शिक्षक को यहाँ पर बचना है। ऑप्शन नंबर 2। आगे देखिए तो अगला क्वेश्चन, डिसलेक्सिया मुख्य रूप से किस कठिनाई से जुड़ा? पढ़ना, गायन, सोच या फिर है चलना? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं डिसलेक्सिया मुख्य रूप से एक पठन संबंधी विकार है और ये पढ़ने वाली जो कठिनाई है रीडिंग से संबंधित है। फर्स्ट विकल्प इसमें उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास गतिगम अक्षमता वाले विद्यार्थियों का समावेशन सुनिश्चित करने में प्रभावी होगा? अभिव्यक्ति के लिए केवल निश्चित विधा की अनुमति को दें, विफलता का आरोपण क्षमता की कमी को माने या फिर बहुत लंबे और बारंबार दत्तकारी दें या फिर सूचना प्राप्त करने के लिए कई विकल्प प्रदान यहाँ पर करें। तो हम कह सकते हैं कि समावेशन सुनिश्चित करने में जो प्रभावी होगा अभ्यास अधिगम अक्षमता वाले विद्यार्थियों के समावेशन को जो सुनिश्चित करेगा। सूचना प्राप्त करने के लिए कई प्रकार के विकल्प यहाँ पर दें, क्योंकि देखिए जो बच्चे अभ्यास अधिगम अक्षमता वाले हैं तो उनका समावेशन कब होगा? जब उनको तरह तरीके से यानी कि जो सांकेतिक रूप हैं, मौखिक रूप हैं या इशारे से किसी भी तरीके से यहाँ पर बच्चों को हम सूचना देने के विकल्प रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर 4। आगे देखिए, प्रतिभावान विद्यार्थी जानकारी को जल्दी और सही तरीके से अवशोषित करते हैं, अपने आयु स्तर से नीचे के प्रश्नों को हल करने में असमर्थ होते हैं, सरल और आसान कार्यों को चुनने की प्रवृत्ति रखते हैं या प्रतिभावान विद्यार्थी में मूल बातों की सहज समझ का अभाव होता है। तो देखिए प्रतिभावान विद्यार्थी जो होते हैं वो जानकारी को जल्दी और सही तरीके से अवशोषित कर लेते हैं, मतलब समझ लेते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट ही यहाँ पर इसके लिए उत्तर होगा। लेव वाइगोत्स्की का मानना था कि सीखना केवल ज्ञान का अवशोषण है, सीखना इनाम के प्रति एक नियंत्रित प्रतिक्रिया है। ज्ञान को शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों को निष्क्रिय तरीके से पोषित किया जा सकता है। ज्ञान का सनिर्माण उस क्षेत्र में होता है जो बच्चे के स्वतंत्र रूप से कार्य करने में, दूसरों की मदद करने में है। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि लेव वाइगोत्स्की का जो मानना था कि ज्ञान का सनिर्माण उस क्षेत्र में होता है जो बच्चों के स्वतंत्र रूप से कार्य करने व दूसरों की मदद से करने में है। ऑप्शन 4 यहाँ पर उत्तर होगा। लॉरेंस कोलबर्ग के द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास किस स्तर पर व्यक्ति ये तर्क करते हैं कि मानव अधिकार व न्याय सबसे जरूरी है, भले वह सामाजिक कानून के खिलाफ हो। आज्ञा पालन एवं दंड अभिविन्यास, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास या फिर अधिकारिता सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास या सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास से संबंधित रहेगा। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर इस प्रश्न के लिए उत्तर रहेगा। आगे देखिए, एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगम एक सरल प्रक्रिया है, एक सामाजिक प्रक्रिया है, केवल औपचारिक अनुदेश द्वारा ही हो सकता है या फिर परीक्षाओं पर प्रतिबंधात्मक है। तो एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगम जो होता है वो निश्चित रूप से एक सामाजिक प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर 2 होगा यहाँ पर इस प्रश्न के लिए उत्तर। तो दोस्तों यहाँ पर आज के हमारे 30 प्रश्न थे ये समाप्त होते हैं। और क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट्स करके अपने राय अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्दी ही एक और नया किसी अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।